अब देखो, अब मैं आपको करा रहा हूं शिफ्ट थर्ड का एयरफोर्स के फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। उसने बोला, पहला क्वेश्चन ये था कि कौन सी तरंगों में ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, यानी ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिनके अंदर एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सी वेव है, कौन सी तरंगों में एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता, ऊर्जा का संचरण नहीं होता। यह है पहला सवाल, संचरण नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्टैंडिंग वेव। आपको यह क्वेश्चन मेरे कॉन्सेप्ट से सीधा फंसा है, आप जाके देखना, बहुत बार मैंने बताया था ऐसी कौन सी वेव है जिनके अंदर एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता है, एनर्जी आगे नहीं जाती है। तो उसका आंसर क्या है? स्टैंडिंग वेव, यानी अप्रगामी तरंगें या स्टेशनरी वेव। ठीक है, अप्रगामी तरंगें। एक सवाल है। दूसरा सवाल उसने बड़ा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन के अंदर, कि बोल रहा है कि फोर्स यानी बल, उसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का रेशियो हमसे पूछ रहा है। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों, एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की न्यूटन। और सीजीएस क्या होती है? डायन। अब देखो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵ डायन। और ये डायन से डायन खत्म, तो क्या बचा? 10⁵। तो ये क्लियर है। तीसरा सवाल देखो क्या है। उसने बोला कि सबसे कम घर्षण बल, सबसे कम घर्षण बल यानी सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स किसके अंदर होगा? तो बच्चों, सबसे ज्यादा, अगर आप ये ऑर्डर देखोगे, ये ऑर्डर होता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है और ये रोलिंग फ्रिक्शन है। सबसे कम किसका दिखाई दे रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन। और सबसे ज्यादा किसका है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको क्या देखा था, मैं जब प्रैक्टिस सेट करा रहा था उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा है, डायरेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो बच्चों, मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है ईएमएफ के अंदर, वो होती है रेडियो वेव्स की, रेडियो वेव्स की यानी रेडियो तरंगों की। ठीक है, अगला आसान सा सवाल उसने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर पूछा है कि हाफ लाइफ और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो ये होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, ये रिलेशन होता है। ठीक है, इसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड का इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है। तो अगला सवाल है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा था, पहला उसने टेस्ला, दूसरा था उसका वीबर और तीसरा था उसका गॉस। बताओ, देखो टेस्ला और गॉस ये दोनों तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की होती है, बची कौन सी? वीबर होती है आपकी फ्लक्स की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? वीबर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नहीं है, ये फ्लक्स की होती है। और टेस्ला और गॉस दोनों मैग्नेटिक फील्ड की होती हैं। ठीक है, अब देखो उसने आगे एक सवाल दिया है कि ईएम वेव्स एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, नहीं बदलेगा। यानी जब ईएम वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस टाइम क्या चीज चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर क्या था? फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा एक सवाल उसने और दे रखा है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, आसान सा सवाल। देखो दो रेजिस्टेंस है, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, ये ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 60 ओम, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम। हमसे बोल रहा है नेट रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच का क्या होगा। तो बच्चों, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा? 60 और 30 का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को नीचे ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा? 1800/90। ये कितना आ जाएगा? 20 ओम। कितना आ जाएगा? 20 ओम। ठीक है, इसमें से फिर एक सवाल और आया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? देखो हमें पता है E बराबर M di/dt होता है, और M क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो M निकालना है तो क्या हो जाएगा? E dt/di। ठीक है, अब E का फॉर्मूला क्या होगा? W/Q इंटू dt/di। अब देखो di, अब Q क्या होता है? it लिख सकते हैं। अब dt से dt क्या? ये I और I क्या हो गया? I²। तो बचा क्या? W/I²। वर्क का क्या होता है? ml2t-2 और ये आपका क्या आ गया? सॉरी, ये I है, ये आपका हो जाएगा a²। ठीक है, I²। अब I का बताओ, अब I का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम्पियर, दैट इज एम्पियर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -2। तो ये आपका
m म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशन होगा। ठीक है, आसान पेपर है, बहुत आसान पेपर है, और मैं आपको गारंटी देता हूं हर शिफ्ट का पेपर इसी लेवल का आएगा। ठीक है, आगे उसने सवाल दिया है कि किसके लिए अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, यानी किसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसका आंसर है जर्मेनियम। ऑप्शन में दे रखा था जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है बच्चों? एक सेमीकंडक्टर है। क्या है? अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर की क्या कहानी होती है? टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। अल्फा भी क्या होता है? कम होता है। तो सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम होता है तो अल्फा की वैल्यू भी कम हो जाती है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी था कि ये देखो मेरे पास यहाँ सोप बबल है। क्या है? साबुन का बुलबुला है, और उसकी रेडियस क्या है? आर। ये सोप बबल है, साबुन का बुलबुला। तो एग्जाम में पूछा था कि प्रेशर और इसकी रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हमें पता है डेल्टा पी बराबर क्या होता है? 4T अपॉन आर, यानी प्रेशर और रेडियस में क्या रिलेशन आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अगर इसकी जगह वाटर ड्रॉप दे रखी होती, क्या दे रखी होती? पानी की बूंद, वाटर ड्रॉप, और इसकी रेडियस भी आर है, तो इस केस में प्रेशर में बदलाव कितना आता है? एक्सिस प्रेशर कितना होता है? 2T अपॉन आर। यानी यहां भी डेल्टा पी का आर के साथ ये रिलेशन होता, सेम रिलेशन है। ठीक है, एक सवाल ये था कि हमारे पास यहां एक हॉलो स्फीयर दे रखा है, कंडक्टर है, तो बोल रहा है कि जो खोखला गोला है, चालक जो है, खोखला गोला जो है, इसकी सरफेस पर चार्ज क्यों पहुंच जाता है? इसका कारण क्या है? इसकी सरफेस पर चार्ज क्यों पहुंच जाता है? तो बच्चों इसका आंसर होता है ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, यानी प्रतिकर्षण की वजह से ऐसा होता है। ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, यानी प्रतिकर्षण की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब सवाल आपकी शिफ्ट थर्ड के अंदर आए हैं। ठीक है, और मेहनत करते रहिए, आगे की शिफ्ट के अंदर भी ऐसे ही आसान से आसान क्वेश्चन आएंगे। बस तुम्हारा काम क्या है कि आपको उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करना है। अब तुम्हारी जो मेहनत है वो आपको क्वेश्चंस के अंदर आपको टारगेट करेगी। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे रहे हो, 1 मिनट से ज्यादा, इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप वही क्वेश्चंस करें जो सिलेक्टिव हो, यानी आपको आते हैं, तुक्के नहीं लगाएं, ये ध्यान रखना। ठीक है।